Hello everyone, welcome back to our channel JV's IAS. This is Harshit Omar, History and PSIR optional faculty at JV's IAS and also a research fellow with IDSA Foreign Policy Think Tank. So दोस्तों आज हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं हाउ पॉलिटिकल डेडलॉक इन इराक डिस्ट्रॉइंग द लेजिटिमेसी ऑफ स्टेट। जैसा कि हम सभी को पता है कि इराक में अभी क्या सिचुएशन चल रही है, काफी ज्यादा न्यूज में भी छाया हुआ है इराक के बारे में। जो वहां के लीडर थे सदर और अल सदर, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। क्या डिमांड है उनकी, क्यों सिचुएशन ऐसी हो गई है इराक में कि क्या इराक फिर से सिविल वॉर की ओर हेड कर रहा है, तो आज हम इस सेशन में ये सारी चीजें समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले मैं आपको हमारे कुछ कोर्सेज के बारे में बताना चाहता हूं। तो परीक्षणम 2.0 आप सभी के प्यार ने, आप सभी के भरोसे से हम दूसरा बैच शुरू करने जा रहे हैं परीक्षणम 2.0 का, और इसमें लिमिटेड सीट्स रखी गई हैं, 100 सीट्स सिर्फ डेडिकेटेड स्टूडेंट्स के लिए। और आप सभी का काफी अच्छा रेस्पॉन्स आया हमारे पहले बैच में भी, तो आप ही की डिमांड पर हम शुरू करने जा रहे हैं परीक्षणम 2.0, जिसमें आपको ईयर लॉन्ग एक प्लान दिया जाएगा, स्टडी प्लान, क्या क्या अप्रोच आपको फॉलो करने, ये सारी चीजें बताई जाएंगी। आपकी आंसर कॉपीज जो हैं वो इवेलुएट करवाई जाएंगी टॉपर्स के द्वारा, ताकि उनके भी व्यूज आप समझ सकें। थर्ड थिंग इज एसए क्लासेस एंड सीसैट क्लासेस, कॉन्सेप्ट क्लासेस पे काफी ज्यादा फोकस किया जाएगा, क्योंकि दो ये सबसे इंपॉर्टेंट डोमेन है। जैसे कि प्रीलिम्स में ज्यादातर बच्चे सीसैट में, अब याद रखिए, कहीं ना कहीं लैग कर जाते हैं, क्योंकि सीसैट का जो पैटर्न है, जो लेवल है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। क्लियर? इसी के साथ ही साथ आप सभी को रेगुलर इंडिविजुअल सपोर्ट मिलेगा कि आपकी कहां पर क्या गलतियां हो रही हैं, मेंटर से आप बात कर सकते हैं। तो ये सारा सपोर्ट आपको इस परीक्षणम 2.0 में दिया जाएगा। अनदर कोर्स विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट, दैट इज डेली मार्क 2.0। डेली मार्क 2.0, अब 2.0 में कुछ एडिशनल फीचर्स होंगे, और इस बार डेली मार्क में हम लेकर आ रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट डेली वन टर्मिनोलॉजी। जैसे अभी बहुत ही ज्यादा न्यूज़पेपर में फ्रीबी कल्चर, तो अब ये फ्रीबी क्या है, क्लियर? देन इसी तरीके से जो डिफरेंट की टर्मिनोलॉजीज होंगी न्यूज़पेपर की, करंट की, वो सारी आपकी इस इनिशिएटिव के थ्रू कवर हो जाएंगी। सेकेंड थिंग इज हर सेक्शन को कवर किया जाएगा जीएस के, समझ में आ रहा है? थर्ड थिंग इज मेंस क्वेश्चन वीकली बेसिस पर होंगे, 6 क्वेश्चंस, एंड डेली 10 एमसीक्यूज दिए जाएंगे, जिसमें 5 करंट 5 स्टैटिक एमसीक्यूज होंगे, एंड मंथली आपको 2 एस्से टॉपिक भी दिए जाएंगे। क्लियर? और इसका भी एक प्रॉपर प्लान होगा, करिकुलम होगा कि किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। वीकली 1 गाइडेंस वीडियो भी दिया जाएगा कि किस तरीके से आंसर राइटिंग का अप्रोच आपको फॉलो करना है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, गारंटीड इवैल्यूएशन विद इन 24 आवर्स। क्लियर? तो लिमिटेड सीट्स हैं, जल्द से जल्द एनरोल करें, क्योंकि न्यू बैच शुरू हो रहा है 6 सितंबर 2022 से। तो अब हम बात करेंगे हमारे आज के इंपॉर्टेंट इशू, जो इराक में सिचुएशन छाई हुई है। अब इराकीज, अभी न्यूज में जैसा कि देखने को मिल रहा है, इराकीज हैव आस्क्ड वेदर पॉलिटिकल टेंशंस जो इराक में है, क्या फिर से इराक सिविल वॉर की तरफ बढ़ रहा है या नए इलेक्शंस होंगे। क्लियर? क्योंकि अभी रिसेंटली पाया गया जो इराक का ग्रीन जोन एरिया है, ग्रीन जोन एरिया क्या है समझने की कोशिश करिएगा। अब ये भी एक कीवर्ड है, ग्रीन जोन एरिया। नाउ अब ये ग्रीन जोन क्या है, सबसे पहले समझने वाली बात है, ग्रीन जोन इराक की कैपिटल बगदाद में है, जहां पर, जैसे यहां पर आप देखते हैं दिल्ली में चाणक्यपुरी एरिया है, जहां पर साउथ ब्लॉक है, जहां पर ज्यादातर सारी गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हैं, एम्बेसीज हैं, वैसे ही ग्रीन जोन एरिया एक इंटरनेशनल प्रेजेंस एरिया है इराक में, जहां पर सारी एम्बेसीज हैं, इराक की गवर्नमेंट बिल्डिंग, पार्लियामेंट, ये सारी चीजें वहां पर हैं। और रिसेंटली जो वहां के लीडर थे अल सदर, उनके फॉलोअर्स ने
याद रखिएगा ये जो ग्रीन जोन एरिया है, जो हाईली गार्डेड एरिया है, वहां पर सिक्योरिटी ब्रीच कर दिया है। क्लियर? तो इसीलिए अब किसको इसके लिए ब्लेम किया जाए, क्या सिचुएशन है इराक की, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। करंट पर्सपेक्टिव समझने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि मिडिल ईस्ट, स्पेशली इराक, सीरिया, इन सब देशों की ऐसी हालत क्यों है। क्लियर? तो अगर हम बात करते हैं मिडिल ईस्ट स्पेशली इराक, तो आज हम इसमें पहले इराक के बारे में ही समझेंगे। इराक, अब मिडिल ईस्ट की अगर हम बात करें, बिफोर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मिडिल ईस्ट वॉज और वेस्ट एशिया वॉज अ पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर। आफ्टर द डिफीट ऑफ ऑटोमन एम्पायर इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वेस्ट ने क्या किया, ब्रिटेन एंड फ्रांस डिवाइडेड दिस एरिया। समझ में आ रहा है? अपने में उन्होंने डिवाइड कर लिया। सो इराक, सीरिया, दीज नेशंस वर अंडर द कंट्रोल ऑफ, याद रखिएगा, इराक वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटेन। अब इराक की अगर आप डेमोग्राफी समझने की कोशिश करेंगे तो इराक की डेमोग्राफी क्या है, शिया। समझ में आ रहा है? सुन्नी। So maximum population Shia, then Sunni, and third ethnic group that is Kurd. Clear? तो हम ये देखते हैं कि जहां जहां पर मिडिल ईस्ट में, याद रखिएगा पूरा मिडिल ईस्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ज्यादातर वेस्टर्न पावर्स के हाथ में था। उसके पीछे रीजन था क्योंकि ऑयल की डिस्कवरी हो गई थी मिडिल ईस्ट में, जिसकी वजह से वेस्टर्न पावर्स की पूरी तरीके से नजर थी मिडिल ईस्ट पर। क्लियर? सो अब सिचुएशन क्या हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आप देखेंगे 1970s में जब सद्दाम हुसैन पावर में आते हैं तो गल्फ वॉर शुरू हुआ ईरान और इराक के बीच में। देन इन 2003 यूएस ने जब इन्वेड किया इराक पर, वहां से सद्दाम हुसैन की गवर्नमेंट को हटाया और तब वहां के शिया कुछ पॉलिटिशियंस वो पावर में आ गए विद द सपोर्ट ऑफ अमेरिकन्स। अब ये याद रखिएगा, विद द सपोर्ट ऑफ हुम, अमेरिकन्स। 1979 में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हो गया जिसको कहा जाता है ईरानियन रेवोल्यूशन, और ईरान क्या बन गया, शिया कंट्री। क्लियर? तो अब कहानी को समझने की कोशिश करिए, इश्यू है क्या। अभी रिसेंटली मोर देन 9 months आफ्टर इराक हेल्ड इट्स इलेक्शन इन अक्टूबर 2021, अब इराक में इलेक्शन हुए थे 2021 में। क्लियर? और इस इलेक्शन में याद रखिएगा सिर्फ इराक के 40% वोटर्स ने वोट किया था, 40% ओनली, क्योंकि इराक के लोगों का भरोसा धीरे धीरे डेमोक्रेसी से उठता जा रहा है। उन्हें लग रहा है कि डेमोक्रेसी उनकी सिचुएशन कभी चेंज कर ही नहीं पाएगी। क्लियर? दे हैव लॉस्ट फेथ इन पार्लियामेंट। क्लियर? सो इसीलिए इस इलेक्शन में वहां की एक जो पार्टी है अल सदर की, सदरिस्ट पार्टी जो वहां की है, उनको 73 वोट्स मिले आउट ऑफ 329। अब अगर आपको गवर्नमेंट बनानी है तो आपकी आउटराइट मेजॉरिटी होनी चाहिए 50+1%, बट यहां पर इनको कितने वोट मिल रहे हैं, सिर्फ 73 वोट्स। हालांकि इनको सबसे ज्यादा वोट मिले, बट पार्टी कैसी बनेगी, कोलिशन फॉर्म होगा। समझ में आ रहा है? बस यहीं से दिक्कत शुरू हो गई। तो एक तरफ सदरिस्ट, दूसरी तरफ है, याद रखिएगा, कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क। कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क, अभी मैं इसके बारे में भी चर्चा करूंगा। कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क है क्या? ये ग्रुप बना था 2014 में, कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क 2014 में ये ग्रुप बनाया गया था क्योंकि उस समय आईएसआईएस का जो प्रभाव था, आईएसआईएस का राइज काफी ज्यादा हो रहा था, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। तो आईएसआईएस से लड़ने के लिए याद रखिएगा एक ग्रुप बनाया गया जो लोकल वॉलंटियर्स थे, उनको ईरान ने, अमेरिका ने सपोर्ट किया था, अमेरिका ने सपोर्ट किया और एक कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क बना। और धीरे धीरे इनको फंड देना शुरू किया ईरान ने, क्योंकि ईरान भी शिया है और ये फ्रेमवर्क भी शिया ग्रुप ही है और सदरिस्ट भी शिया ग्रुप है। समझ में आ रहा है? बट ये जो कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क है, दे हैव स्टार्टेड शोइंग देयर एलिजियंस टुवर्ड्स ईरान, वहीं से एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया।
अब इनकी हेल्प हमेशा से ईरान ने की है, तो ये अपना एलिजियंस शो करते हैं ईरान की तरफ, और जो कि सदरिस ग्रुप को अच्छा नहीं लगता है। क्लियर? सदरिस चाहते हैं कि किसी भी फॉरेन पावर का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए इराक में। अब यहीं से शुरुआत होती है कि अक्टूबर 2021 में इलेक्शन हुए, बट गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हो पाई और अभी तक पॉलिटिकल डेडलॉक है इराक में सॉरी। अब रीजंस क्या क्या है, रीजंस फॉर द करंट डेडलॉक, करंट पॉलिटिकल डेडलॉक? तो अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि रीजंस क्या क्या है। अब पहला रीजन जो है, नो फेथ इन डेमोक्रेसी। यस, सबसे पहला रीजन कि इराक जो है वो गवर्नमेंट फॉर्म करने में फेल हो गया। अक्टूबर 2021 से अभी तक कोई गवर्नमेंट नहीं बनी। मिस्टर सदर, अल सदर इनको कहा जाता है, अल सदर, इनका ब्लॉक इलेक्शन जीता था और इनको कितने वोट्स मिले थे? 73 वोट्स मिले थे आउट ऑफ 329। बट ये अब 73 वोट्स मतलब आउटराइट मेजॉरिटी नहीं है, आपको कोलिशन में ही गवर्नमेंट फॉर्म करनी पड़ेगी। तो तब से ये गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाए हैं, और याद रखें इराक में केयर टेकर गवर्नमेंट है। क्लियर? नाउ तो इराकीज जो है उनका पूरी तरीके से अब भरोसा खत्म हो रहा है डेमोक्रेटिक सिस्टम से, कि डेमोक्रेटिक सिस्टम उनकी जिंदगी में कोई भी बदलाव नहीं ला पाया। दूसरी चीज, जो डिविजन्स काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है, मतलब कि अब एक पावर स्ट्रगल शुरू हो गई है कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क और अल सदरिस के बीच में, जिसकी वजह से इराक जो है पूरी तरीके से क्राइसिस में फैल रहा है, और जिससे हमें ऐसा लग सकता है, और बहुत सारे स्कॉलर्स का कहना है कि कहीं इराक सिविल वॉर की तरफ फिर से तो नहीं मुड़ रहा है। क्यों? क्योंकि अब अल सदर गवर्नमेंट बना नहीं पा रहे हैं। तो इस साल दैट मींस जून 2022 में अल सदर ने अपने जितने भी एमपीज थे एक स्पीच में उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप भी रिजाइन कर दें, और तब अल सदर ने एक स्पीच में बोला कि वी आर गोइंग टू रिजाइन फ्रॉम द गवर्नमेंट। और जब इन्होंने रिजाइन किया तो अल सदर के जो फॉलोअर्स थे, और इन्होंने अल सदर ने अपनी स्पीच में यह भी कहा था कि शायद मुझे असासिनेट किया जा सकता है। तब जो अल सदर के, याद रखिएगा, फॉलोअर्स थे, उन्होंने वॉयलेंस शुरू किया। उन्होंने जो ग्रीन जोन है अभी रिसेंटली वो ब्रीच किया। अब ग्रीन जोन, पार्लियामेंट बिल्डिंग, एम्बेसीज भी सारी वहां पर है। तब अल सदर आए सामने और उन्होंने रिक्वेस्ट किया अपने फॉलोअर से कि आप तुरंत ग्रीन जोन को खाली करें, और तब आप देखेंगे कि ग्रीन जोन में धीरे धीरे पीस आई। क्लियर? सो अब हम कह सकते हैं कि इराक में बेसिकली क्या चल रहा है? पावर स्ट्रगल चल रही है। प्रॉब्लम किस चीज की है? पावर स्ट्रगल की है मिस्टर सदर एंड मिस्टर मलिकी के बीच में। मिस्टर सदर जो सदरिस्ट के लीडर हैं और मलिकी कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क के। तो बेसिकली मलिकी जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, जो कि की लीडर है, याद रखिएगा, कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क। और ये फ्रेमवर्क कौन सपोर्ट करता है? ईरान। समझ में आ रहा है? ये फ्रेमवर्क 2014 में बना था, किसके अगेंस्ट में? आईएसआईएस लोकल वॉलंटियर्स को रिक्रूट किया गया, और ईरान ने काफी ज्यादा फंड दिया, सपोर्ट दिया, और इसीलिए इस फ्रेमवर्क ने अपना एलिजियंस शो करना शुरू कर दिया ईरान के हित में। और दिस वाज नॉट लाइक्ड बाय अल सदर। समझ में आ रहा है कि हमें बिल्कुल भी फॉरेन डोमिनेंस नहीं चाहिए, फॉरेन इंटरफेरेंस नहीं चाहिए इराकी पॉलिटिक्स में। ये इनकी मेन डिमांड है अल सदर की। क्लियर? सो फॉरेन इंटरफेरेंस ये बिल्कुल चाहते नहीं, क्योंकि राइवल पार्टी जो है दैट इज कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क, ये याद रखिएगा दे आर पार्शियल, और इसीलिए अल सदर का कहना है अल सदर इज अपोज टू एनी फॉरेन इंटरवेंशन इन इराकी अफेयर्स। क्लियर? सो कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क ये बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं मिलिशिया ग्रुप, जिन्हें फॉर्म किया गया था 2014 में। किसके अगेंस्ट में? आईएसआईएस के अगेंस्ट में। एंड ये मिलिशियाज, इनको फाइनेंशियल मिलिट्री सपोर्ट ये सब कहां से मिलता है? ईरान से मिलता है। समझ में आ रहा है? इसीलिए अल सदर इस फ्रेमवर्क को, इसीलिए अल सदर इनके साथ गवर्नमेंट बनाना नहीं चाहते हैं। क्लियर? नाउ अब
याद रखिएगा कि धीरे धीरे 2014 के बाद ही इराक में एक सिस्टम आया जिसको कहा जाता है मुहासा सिस्टम। अब ये मुहासा सिस्टम क्या है, याद रखिएगा यहां पर ये मैच्योर्डनेस शो करती है इराकी लीडर्स की कि प्रेसिडेंट जो होगा इराक का वो कुर्दिश होगा, क्योंकि कुर्द की डिमांड थी उन्हें एक अलग स्टेट दिया जाए। तो अब पॉलिटिकल सिस्टम में देखिए किस तरीके से मैच्योर्डनेस दिखाई गई इराक में कि प्रेसिडेंट जो होगा वो कुर्दिश होगा एंड प्राइम मिनिस्टर जो होगा वो शिया होगा एंड जो पार्लियामेंट्री स्पीकर होगा वो होगा सुन्नी, क्योंकि यही तीन मेजर डेमोग्राफी है कहां की, इराक की। तो इराक से रिलेटेड ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, मुहासा सिस्टम। दैट मींस ऐसा सिस्टम लाया गया इराक में जिसमें प्रेसिडेंट कौन है, कुर्दिश, क्योंकि उनकी अलग स्टेट की डिमांड थी, अब उनके साथ अपीसमेंट करना है तो प्रेसिडेंट कुर्दिश, समझ में आ रहा है, प्राइम मिनिस्टर शिया एंड याद रखिएगा पार्लियामेंट्री स्पीकर सुन्नी होगा। क्लियर। हालांकि कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क एंड सदर दोनों ही शिया ग्रुप के हैं, बट अल सदर जो है वो पूरी तरीके से नेशनलिस्ट विंग है, वो किसी भी तरीके का फॉरेन इंटरवेंशन नहीं चाहते, बट कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क जो है उन शियाज को सपोर्ट करता है ईरान। क्लियर। तो आप देख सकते हैं ये पिक्चर है अल सदर साहब की। क्लियर। सो अब जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है किसके अगेंस्ट में, राइवल पार्टी, स्पेशली याद रखिएगा कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क के अगेंस्ट में ये प्रोटेस्ट चल रहा है इराक में। और इसीलिए मिस्टर सदर ने सभी लेजिस्लेटर से कहा कि आप रिजाइन करें और सदरिस्ट मूवमेंट का पार्ट बने। कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क जैसे ही सदर और उनके लोगों ने रिजाइन किया, कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क जो है वो इस चीज का फायदा उठाना चाहते थे और तब याद रखिए कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क का ये प्लान था कि अब हम गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। समझ में आ रहा है, बट गवर्नमेंट कैसे फॉर्म करेंगे, उसके लिए इलेक्शंस की जरूरत है, समझ में आ रहा है। और तब आप देखेंगे कि जो अल सदर के फॉलोअर्स हैं उन्होंने पीसफुल प्रोटेस्ट के साथ साथ धीरे धीरे वायलेंस करना शुरू किया एंड तब आप देखेंगे मिस्टर सदर नाउ आउट ऑफ पार्लियामेंट एंड प्रोटेस्टर्स ने पूरी तरीके से पार्लियामेंट को घेर लिया और पार्लियामेंट कहां पर है, ग्रीन जोन में। क्लियर। तो जब वायलेंस शुरू हुआ तब अल सदर आए, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप सबसे अपने फॉलोअर से कहा कि वायलेंस का रास्ता ना अपनाएं और ग्रीन जोन को आप जल्द से जल्द खाली करें। क्लियर। नाउ तो अभी याद रखिए अल सदर ने सुप्रीम कोर्ट जो है इराक की वहां जुडिशरी से भी कहा कि आप इंटरवेंशन करें, तो वहां की कोर्ट ने अल सदर को कहा कि ये जो अभी पॉलिटिकल सिस्टम है, अल सदर ने, सुप्रीम कोर्ट ने अल सदर को ये कहा कि ये चीज हमारे हाथ में नहीं है, इसीलिए इंडिया का इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम बहुत ही पावरफुल है। क्लियर। तो वहां की सुप्रीम कोर्ट इंडिया की सुप्रीम कोर्ट जैसे पावरफुल नहीं है। तो अब फ्यूचर कैसा हो सकता है इराक का, तो सदर की डिमांड क्या है, सदर की डिमांड है कि एक फिर से नया इलेक्शन हम करवा सकते हैं। तो बेसिकली सदर और इनके फॉलोअर्स चाहते हैं कि पार्लियामेंट डिसॉल्व की जाए और तुरंत नए इलेक्शंस किए जाएं। एक तो ये सॉल्यूशन हो सकता है, अच्छा सॉल्यूशन। क्लियर। तो सदर तैयार है पॉलिटिकल टाई अप के लिए, सदर तैयार है सुन्नीज के साथ कोलिशन के लिए, कुर्द्स के साथ और लेफ्ट विंग पार्टीज के साथ भी सदर तैयार है अपनी टाई अप करने के लिए। नाउ अब शिया कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क की डिमांड क्या है, बेसिकली अब तुम्हें यह समझ में आ गया होगा कि ये जो इश्यू है ये दो ग्रुप के बीच में है, एक सदर, दूसरा कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क, क्योंकि फॉरेन इंटरफेरेंस है इराकी पॉलिटिक्स में। तो कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क का क्या कहना है, इन्होंने कहा कि सेकंड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि शिया कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क इलेक्ट करेगा अपना नया प्रेसिडेंट एंड उनको चॉइस दी जाएगी कि वो प्राइम मिनिस्टर किसको बनाना चाहते हैं इराक का, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रोटेस्ट। कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क इलेक्शन की बात ही नहीं कर रहा है, इसीलिए प्रोटेस्ट चलता जा रहा है इराक में। क्लियर। तो अगर इराक की जो पॉलिटिक्स है, अगर इराक के लोग शिया कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क
के सॉल्यूशन को एडॉप्ट करेंगे तो उस केस में इलेक्शंस का प्रावधान नहीं है, इलेक्शन का प्रोविजन नहीं है। उस केस में शिया कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क अपने ही प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे और वही प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट करेगा। तो इस केस में याद रखिएगा सिविल वॉर होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन क्या है? अल सदर की जो डिमांड है फ्रेश इलेक्शंस करवाए जाए। बट अब लोगों का भरोसा मैंने आपको बताया, अगर फिर से सिविल वॉर हुआ तो लोग वैसे भी काफी ज्यादा निराश हो चुके हैं इराक के, उनका डेमोक्रेसी के ऊपर से ज्यादा पूरी तरीके से भरोसा खत्म होता जा रहा है, जो कि हमें अक्टूबर 2021 के इलेक्शंस में देखने को मिला था, क्योंकि 40% लोगों ने ही वोट किया था। क्लियर? तो ये था कि किस तरीके से पॉलिटिकल डेडलॉक स्टेट की लेजिटिमेसी को कमजोर कर रही है। सो आई होप आपको इराक का ये जो डेडलॉक है समझ में आ गया होगा। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा। और आप कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको ऐसे ही इश्यूज पर और वीडियो चाहिए। थैंक यू सो मच।